तो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस, जहां पे कुछ प्रोसेस हमारे हो चुके हैं, है कि नहीं? आई थिंक कि यहाँ तक आपका हो चुका है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो चुका है ना? इसके बारे में हमने काफी एक्सप्लेनेशन भी कर लिया था कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक होता है, पैपेट में कैसे जाता है, फिर एक कब मसल से हमको कब एनर्जी मिलती है, कब कब ऑक्सीजन से हमको एनर्जी मिलती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके थे, है ना? कि मसल में हमारी बॉडी में पेन क्यों होता है, और वो पेन होने का मेन रीजन क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है ना, एथिल अल्कोहल कब बन रहा होता है, ठीक है? और कब हमारी बॉडी में एथिल अल्कोहल ना बन के डायरेक्ट एनर्जी ब्रेक हो रही होती है, एनर्जी हीट एंड क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था। सारी प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा था। ये हमने केमिकल रिएक्शन बताया, स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। देखो, ये स्ट्रक्चर मैं हर बार इसलिए देता हूँ, बहरहाल ये स्ट्रक्चर मैंने सीबीएसई लैब से ही कॉपी किया है, अपना अपना बनाया हुआ स्ट्रक्चर नहीं है ये। तो सीबीएसई लैब का है ये, cbslab.com का, ठीक है? तो मतलब सीबीएसई की मेन वेबसाइट्स पे है, तो वहां से है। तो इसमें ध्यान दो, इसको हमारे बताने का मेन रीजन क्या होता है कि यहां से आप क्या करो कि इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो, ठीक है? इसको शॉर्ट में एनालाइज कर सकते हो। ध्यान से देखो क्या है ये। सबसे पहला इसमें स्ट्रक्चर उन्होंने क्या बनाया, सबसे पहले ग्लूकोज रखा ना, क्या रखा, ग्लूकोज रखा इन द इन साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज कहाँ स्टोर हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म। ये ब्रेक होके क्या होता है, पैरबिट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किसमें, यहाँ पे कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 6। आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, C6H12O6 होता है, जिसमें से ये कार्बन 6 मॉलिक्यूल कंटेन करता है। जब ये ब्रेक होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी के साथ ब्रेक होता है। अब इसके 3 कंडीशन हो जाती है। पहला, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो आपका पैवेट बना हुआ है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई ना कोई रिएक्शन होगा। अब ध्यान से देखो, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मैंने बताया था कहाँ पे होता है, इन ईस्ट में कैसा होगा, और इन आवर मसल में कैसा होगा। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाता है, एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब आपने बताया एल्कोहल, जो पीछे हमने बात किया जस्ट, कौन सा एल्कोहल था, एथिल अल्कोहल था आपका। ये इस वाले पार्ट में मैंने बताया था, देखो ये एथिल अल्कोहल यहाँ पे, ठीक है? सेकंड वाले पॉइंट में डिस्कस किया था, एथिल अल्कोहल बनाता है, इसी को हम एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं, एथेनॉल। तो क्या बनाएगा, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी फॉर्म कर लेता है। एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी फॉर्म कर लेता है, और 2 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ बनता है। क्लियर? लेक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल। जब हमारी मसल बॉडी की बात होती है, हमारी मसल सेल में जब लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड बनाता है, एनर्जी बनाता है, और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक? अब ध्यान दो, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, पेन होता है। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, पेन हो रहा होता है। थर्ड हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस इन द किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन जाती है। ये हमारा पूरा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रोसेस है। उसके बाद बात आती है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में मैंने बताया था, एक होता है एरोबिक, एक एनारोबिक, ठीक है? 2 रेस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करें तो क्या है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक कब होता है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होता है, तभी क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। दूसरा, अकर्स इन माइट्रोकांड्रिया। ये कहाँ पे होता है, माइट्रोकांड्रिया में होता है। इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है कि माइट्रोकांड्रिया कौन सा प्लेस है जहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ओके। इंड प्रोडक्ट एट, इंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। जब ये सारा फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड H2O मतलब पानी। ये आपका ये दोनों बनाता है वाटर एंड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है? एनर्जी तो जो रिलीज होगी वो हमारी हमारे रिक्वायरमेंट में आ जाएगी। अगला क्या है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और एनर्जी रिलीज होती है, मैंने पहले ही बताया। अगला क्या, इक्वेशन इसका क्या फॉर्म होता, ग्लूकोज ना, फेरवेट CO2 H2O एनर्जी। ये अभी जस्ट ऊपर हम इसके बारे में डिस्कस करके आ रहे हैं। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस, दैट मीन्स जब हमारा ये थर्ड वाला, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं राइटिंग का, ध्यान से देखना।
ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिख ही नहीं रहा यार, कौन सा कलर हो गया, लाइट हो गया, आई थिंक ये देखिएगा, ये जो आपका हुआ, ये जो रिएक्शन हो रहा है, एक कौन सा रिएक्शन है, आपका एरोबिक रिएक्शन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, वही रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है। देखो इस रिएक्शन, यही रिएक्शन है, ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप, और फिर से थर्ड स्टेप। ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्शन है। तो देखो ग्लूकोज, कार्बेट, उसके बाद आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 बनेगा, H2O बनेगा, प्लस एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, एनॉर्बिक पे ध्यान दो, एनॉर्बिक में क्या होता है, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन होती है, एक क्या ईस्ट में होता है, एक ह्यूमन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के मसल्स में होता है, ईस्ट और इन आवर मसल सेल दोनों में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में एनॉर्बिक रिएक्शन। अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कोहल और लैक्टिक। देखो यहाँ पे एथेनॉल बना रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना रहा है। ठीक है, एनर्जी तो बनाएगा ही, सिंपल सी बात है, रिस्पिरेशन हो रहा है तो वहां पे एनर्जी बन रही होगी। तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इस सिचुएशन में एनर्जी लेस अमाउंट में रिलीज होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जब क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता, अब्सेंट होता है, तो क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो यही दिक्कत होती है, इसीलिए बात, हमारी बॉडी में पेन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जब हमारे पास बॉडी में एनर्जी नहीं रह जाती, हम क्या करते हैं, जबरदस्ती किसी प्रोसेस को कर रहे होते हैं, तब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी अगर हो रही होती है, उन सारी सिचुएशन में लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा होता है हमारी बॉडी में, और एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं रिलीज हो पाती है कि जितना हमको जरूरत होती है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन रह रही होती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हमको एनर्जी यहाँ से, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से, और थोड़ा एनर्जी यहाँ से, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से, दोनों जगह से मिल रहे होते हैं। ओके, अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन मैंने ऊपर दोनों डिस्कस किए हैं कि एथेनॉल बनेगा एक में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और एक में हमारा क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी फॉर्म हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो जो अभी मैंने डिस्कस किया एक टाइप का आपका रिवीजन टाइप का हो गया, जितना हमने डिस्कस किया था ऊपर कि ग्लूकोज किस तरह से ब्रेक होगा, क्या क्या होगा, एरेबिक क्या होगा, एनारबिक क्या होगा, एटीसी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पेन इन लेग मसल्स व्हाइल रनिंग। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पेन क्यों होता है जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, या हम कोई वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन क्यों नहीं, तो सिंपल सी बात है, किसकी वजह से, एसिड की वजह से। अब उसी के बारे में मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, वन वर्ड में अगर बताएं तो वो एसिड की वजह से हो रहा होता है। ध्यान से देखो, when someone runs too fast he may experience troubling pain in the leg muscle. This happen because the aerobic respiration taken place in the muscle. इस सिचुएशन में हमारा क्या, कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। रीजन क्या है कि जब हम बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम ऑक्सीजन तो क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन तो इंटर कर रहे हैं, बट उतनी फास्ट एनर्जी हमारी बॉडी नहीं जनरेट कर पा रही होती, तो हमको और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस सिचुएशन में हमारे मसल्स के बीच में जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो सकते हैं, वहां से हमारी बॉडी एनर्जी निकालना शुरू कर देती है। तो मतलब ऑक्सीजन से भी एनर्जी मिल रही होती है। मसल बॉडी जो हमारे लेग्स में, हाथ में, शरीर में, बॉडी में जहां भी मसल्स हैं, वहां से जो एनर्जी पॉसिबल हो सकती है, तो वहां से भी बॉडी एनर्जी रिसीव करना शुरू करती है। अब देखो, एनर्जी दोनों जगह से मिल रही होती है, बट जो एनार्बिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, सबसे बड़ा रीजन यही होता है हमारी बॉडी में पेन का। अगला पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल इंक्रीज। रनिंग के टाइम में हमारी हमारी मसल सेल का क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दिस इज compensated by the anaerobic respiration and lactic acid is formed in the process. इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। द डिपोजिशन ऑफ द लैक्टिक एसिड का जब डिपोजिशन हो रहा होता है, causes पेन इन द लेग मसल। यही कारण होता है हमारी बॉडी में या लेग्स में क्या होता है, पेन का। द पेन सबसिड्स आफ्टर टेकिंग द रेस्ट फॉर सम टाइम। रेस्ट लेने के बाद हमारी बॉडी में क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी चलो ठीक है, मल्टीपल रहेगा तो याद रहेगा।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बट फिर से करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई, जिसे हम लोग क्या ब्रीथ करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, ब्रेक नहीं हो, जैसे ही ब्रेक होता है हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर हमारे मुंह में ऑक्सीजन लगा देता है, भाई आपको ऑक्सीजन चाहिए, है ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड टू द रिमूव फॉर द फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमारा क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। हमारे ऑर्गेनिज्म नीड टू कंटिन्यू सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की, ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, different organism, different organism use different method for the intake of oxygen and expulsion of carbon dioxide। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अलग अलग अपने अपने प्रोसेस होते हैं ना, ऑक्सीजन को, जैसे आप बहुत बारी हम क्या करते हैं देखते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ आपके ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर में रहते हैं, जो अर्थ के अंदर में रहते हैं, तो उन सबका अपना क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीका होता है ऑक्सीजन को टेक करने का और रिलीज करने का। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड, हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, किसमें ऑक्सीजन, उनको हिल करते हैं, वो क्या करते हैं उसमें खींचते हैं, उसके बाद वहां से ऑक्सीजन रिसीव करके सब कुछ रिलीज कर दिया जाता है। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सपल्सन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मेथड व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय द यूनिसेलुलर एंड द सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर द फॉर दिस पर्पस। तो जो हमारे क्या होते हैं यूनिस, हाँ बोलो। हाँ यूज होता है। तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी मैंने पढ़ाया था अमीबा पैरामीशियम के पास। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज द मेथड व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय द यूनिसेलुलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से कर लेते हैं। इन प्लांट ऑल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। प्लांट में भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है यूटिलाइज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैस। इनके पास अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब उनका पूरा सांस लेने का पूरा व्यवस्था होती, पूरा सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि ह्यूमन बीइंग में भी होता है। ठीक है, गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द फिशेस। फिश के लिए क्या होता है, गिल्स होता है। अभी आपने जैसे बताया कि गिल्स क्या होता है, फिश के लिए होता है, तो फिश के पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन के रूप में। फिश टेक इन ऑक्सीजन व्हिच इज द डिसॉल्व इन द वाटर थ्रू गिल्स। क्या करता है, वाटर वाटर में जो भी ऑक्सीजन होती है वो गिल्स के थ्रू क्या करती है, उसको फिल्टर कर लेती है और उसी से वो क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेती है। ठीक है, सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है इज लेस देन द एक्वाटिक इन्वायरमेंट, since availability of the oxygen is less in the aquatic environment, so the breathing rate of the aquatic organism is faster। तो जो aquatic होते हैं उनमें उनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन इज लेस इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट। एक्वाटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। हाँ, तो इस वजह से क्या करते हैं, उनका सांस लेने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से वो सांस ले रहे होते हैं, बहुत तेजी से ब्रीद कर रहे होते हैं। तो हम्म, प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए। तो लगभग मैक्सिमम जहां तक जानकारी है कि लगभग सब वाटर से थोड़ा बहुत अप साइड में आके एक कंप्लीट ब्रीदिंग का कंप्लीट करते हैं। और दूसरी कंडीशन, जो कंप्लीट ब्रीदिंग बाहर नहीं आते हैं, कंप्लीट ब्रीदिंग करते हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। ब्रीदिंग स्पीड उनकी क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। मतलब इतना तेजी से वो ब्रीद कर रहे होते हैं कि जितनी देर में हम लोग एक बार ब्रीद करते हैं उतने में वो 5 7 5 6 7 8 10 20 टाइम भी कर सकते हैं। ऐसे भी सिचुएशन होती है। रीजन क्या है कि ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड ज्यादा है, तो क्या करते हैं वो तेजी से। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हम बहुत तेजी से ब्रीथ करते हैं। वो अलग बात है हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त है, बट हमको जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो हम ब्रीथ तेजी से कर रहे हैं। तो सिंपल से वही वही लॉजिक, और थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन मिले, तो जल्दी करने का सेंस क्या हुआ कि ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे जब ऑक्सीजन, हाँ, अनकंप्लीट ऑक्सीजन होती है तो लोग थोड़ा तेजी से ब्रीथ करते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई। हाँ बोलो।
देखो, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्या बोलते हैं, गॉड स्ट्रक्चर्स है, गॉड स्ट्रक्चर इसीलिए बोला जाता है कि मतलब बहुत ही सरप्राइजेबल है। गॉड का जो क्रिएचर है, जो क्रिएटिविटी है, ये टोटल सरप्राइजेबल है। हम लोग कुछ भी नहीं जानते क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, कहाँ से गया, एवरीथिंग। अब हमको लगता है कि हम साइंस से सब कुछ कर सकते हैं, नथिंग। अगर आपको लगता हो कि साइंस से सब कर सकते हैं, तो अगर ऐसा होता तो हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं ना, जो गॉड को फेल कर सकता था। ठीक है। 25% भी नहीं पहुंचे हो भी। आप तो अभी क्या बोलते हैं, वाटर के अंडर में आप पहुंचे ही नहीं हो पूरा। आप कुछ कुछ किलोमीटर ही तक, मैक्सिमम कुछ किलोमीटर तक ही जा पाए हो अभी। जो चीजें जो चीजें हमको मिल चुकी हैं, हम बस वही उतना जान रहे हैं। उससे भी बेस्ट और उससे भी हार्मफुल और उससे भी खतरनाक, डेंजरस भी हमको मिल सकते हैं। जैसे अभी अभी हमारे पास क्या है, अमेजोन है। अमेजोन का कितना परसेंट डिस्कवर हुआ? आई थिंक जहां तक हमको पता है 2-3% डिस्कवर डिस्कवर हुआ होगा, बस। सबका इतना खतरनाक स्ट्रक्चर है, उसका डेंजरस स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मिली है, कुछ बहुत डेंजरस भी मिला है, कुछ एक यूनिक स्ट्रक्चर की चीजें भी मिली हुई है। बट क्या है कि अगर उसको कंप्लीट एनालिसिस हो जाए तो सोचो क्या क्या हो सकता है, डायनासोर भी मिल सकते हैं उसमें। हाँ, सबसे बड़ा फॉरेस्ट है वो। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि वहां पे चांसेस है ना। रीजन क्या है कि हर एक का एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक लिविंग सिस्टम होता है, कि जहाँ पे जिस हिसाब से उनको एटमॉस्फियर चाहिए, जहां मिल पाता वहीं को रहते हैं। जैसे बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं कि हम लोग के जोन में गर्मियों के टाइम में यहाँ रहती है, ठंडी के टाइम में हॉट जोन में निकल जाती हैं ना। तो अब उनके, हाँ, वहां पे मिला था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब उसका अंडर वाटर होने का रीजन आपको बता दो। जैसे कि आपका ग्लेशियर है, बहरहाल हम उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहिए, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका ग्लेशियर है, वो बहुत पूरा का पूरा बर्फ का पहाड़ माना जाता है ना। जिस दिन कंप्लीट ग्लेशियर पिघल जाएगा ना, उस दिन अर्थ पे कहीं भी सरफेस नहीं मिलेगा, पूरा पूरा वाटर हो जाएगा। दैट मीन्स इतना पूरा, हाँ सच में, ग्लेशियर अगर पिघल गया तो पूरा का पूरा अर्थ क्या होगा, डूब जाएगा वाटर के अंडर में। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर के अलावा कुछ नहीं होगा, पेड़ पौधे कुछ नहीं, सिर्फ पानी दिखाई देगा। ये कंडीशन सिचुएशन है। इतना ज्यादा वाटर है, इतना ज्यादा बड़ा है। और बहुत, अगर आप थोड़ा सा गूगल करते हो, आप थोड़ा सा डिस्कस करते हो किसी चीज के बारे में, तो आप उसमें गूगल पे सर्च कर सकते हो। क्या बोलते हैं कि कंट्री या स्टेट इन द हिडन वाटर, मतलब वाटर में बहुत सी कंट्री ऐसी हैं, बहुत सारी स्टेट ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं। बहुत कुछ समय पहले, 200-300-400 साल पहले, ईयर पहले, क्या थे वो बिजनेस के बहुत बड़े स्पॉट हुआ करते थे, प्रेजेंट टाइम में अंडर वाटर हो चुके हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पास अभी अभी रिसेंट की जानकारी के हिसाब से है, आपके 200-300 ईयर पहले की घटनाएं हैं। तो ये चीजें पॉसिबल है अभी भी। आप अभी भी अगर ऑब्जर्व करें, तो अभी एक जल्दी में डिस्कवरी आई थी कि कोई है जहाँ पे जापान का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वो अपनी अपनी इस प्लेस से शिफ्ट खिसक चुका है। मतलब एक, आई थिंक कोई समुद्र के बीच में जो जोन होता है, वैसा जोन है। वो थोड़ा सा स्लिप कर चुका, वो किधर आ रहा है, ये इंडिया की तरफ इंक्रीज करता हुआ आ रहा है, इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। अगले 100 साल में, 100-150 साल में वो इंडिया के पास आके क्या होगा, ये मुंबई वाले कॉर्नर से सीधा श्रीलंका तक टकरा सकता है। ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, डिस्कनेक्ट कहाँ हो गए आप लोग? क्या हुआ भाई, कहाँ डिस्कनेक्ट हो गया क्लास सभी का? भाई सभी फटाफट ज्वाइन करो।
चलो भाई ज्वाइन हो जाओ फटाफट सभी लोग तेजी से। लाइव वाले जिनका इंडिविजुअल क्लास है, इंडिविजुअल वाले डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, काहे को भाई फटाफट तेजी से ज्वाइन हो जाओ। हाँ, इंटरनेट इशू है। देख देख लो भाई क्या है इंटरनेट इशू कैसा। चलो भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? ओके, इंटरनेट ही चला गया है। मेरे को लगा कि कुछ इंटरनेट का ही इशू, क्योंकि सडन ब्रेक इंटरनेट पे ही ज्यादा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम्म। चलो ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? चलो ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, जो भी डिस्कशन हो रहा था उसको लीव करते हैं। इंटरनेट ने लीव कर दिया उसको। तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ भाई आप। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? इंसेक्ट हैव द सिस्टम ऑफ द स्पर्कल एंड द ट्रेसेस विच इज टेकिंग द ऑक्सीजन। उनके पास क्या होता है? स्प्रिकल्स होता है और ट्रेसेज होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं? ऑक्सीजन गेन करते हैं। जैसे आपका, आपने एक मेढक देखा होगा जिसकी बॉडी बहुत रफ होती है ना, जिसको टोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है कि। हाँ, तो वो क्या करता है? अपनी ऑक्सीजन को वहां से भी कंटेन गेन करने की कैपेसिटी को रखता है। अगला क्या है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव द डेवलप द लंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं जो ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, लंग्स से अपना क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर लेते हैं। अगला क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज नॉट प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर एज द कंपेयर द टू व्हाट इज इन द फिशेस। तो टेरेस्ट्रियल जोन में जो होता है ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, इसलिए हम क्या होता है यहाँ पे? स्लोअर होता है, ब्रीदिंग स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द टेरेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है डिजॉल्व डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या करते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, क्योंकि जो पानी में घुला होता है उसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। टेरेस्ट्रियल में हम लोग आते हैं जो लंग्स का यूज करते हैं, जिनके पास लंग्स होते हैं। चलो भाई, आपके नाम पे सस्पिशियस नहीं आया, इसके पहले किसका? टी, जिसका जिसका भी था उसमें सस्पिशियस आया था। हाँ, सस्पिशियस। चलो ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, क्लियर? नहीं कोई बात नहीं। इंटरनेट का इशू, इंटरनेट अपने कंट्रोल में अगर होता तो ऐसा दिक्कत कभी नहीं होता, क्योंकि एक बार अपने साथ भी हो चुका है कि इंटरनेट की वजह से क्लास अवॉइड करना पड़ा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो चुका है, पेन इन लेग हो चुका है इस पे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम से। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, ह्यूमन ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर से। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो अब यहाँ से एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं हर एक टॉपिक को, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन कर दिया है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, किसी में थोड़ा एक्सप्लेन, किसी में बहुत ज्यादा। और मैक्सिमम चीजें जिनमें एक्सप्लेनेशन कम है वो आपके किसी न पिछले क्लास में या कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स। ये क्या होता है? पेयर ऑफ लंग्स पे डिपेंड करता है। दीज आर अटैच्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ द ट्यूब्स।
ये क्या होता है, सिस्टम ट्यूब से अटैच्ड होता है, विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू द, क्या है, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल से क्या होता है, ओपन होता है आउटसाइड में, बाहर की तरफ नोस्ट्रिल से क्या होता है, ओपन रहता है। फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ मेन स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, पूरा रेस्पिरेशन करते हैं। सबसे पहला काम होता है नोस्ट्रिल का। नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल ही मेन भूमिका निभा रहा होता है यहाँ पे। देयर आर टू नोस्ट्रिल, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दो नोस्ट्रिल होते हैं, विच कन्वर्ट टू द फॉर्म अ नसल पैसेज। ये क्या बनाता है, एक नसल पैसेज क्रिएट करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल इज लाइंड बाय द हेयर। जो इनर होता, इनर लाइनिंग होता है वो नॉस्ट्रिल का, वो क्या होता है, लाइंड बाय द हेयर, हेयर से लाइंड होता है। एंड रिमेन बिट ड्यू टू द मस्कस, मस्कल सेक्रेशन। ये क्या होता है, बाकी जो बचता है वो क्या होता है, एक बिट ड्यू, ड्यू टू द मसल सेक्रेशन। मसल सेक्रेशन से क्या होता है, थोड़ा बिट मतलब गीला हुआ रहता है, भीगा हुआ रहता है। द मस्कस एंड हेयर हेल्प द फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। तो ये दोनों क्या करते हैं कि उसमें जो डस्ट होते हैं, उन डस्ट को बेट की वजह से और हेयर की वजह से क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो लगभग सबके नोस्ट्रिल में हेयर एंड क्या बोलते हैं, बेट हमेशा पाया जाता है। कुछ लोग को क्या बोलते हैं, कुछ लोग जो क्या करते हैं, उसको कैंची से काट देते हैं या सेव कर देते हैं, निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो हमारा क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स है। उसको हमेशा सेव रखना चाहिए। और किसी को अगर लगता है कि ज्यादा बेट होता तो मतलब जुकाम हो गया है, कम नॉर्मल बेट हमेशा नोजल में, नोस्ट्रिल में बना रहता है। तो हेयर और बेट जो होता है, उस सभी डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है, बेट में क्या करता है, नोस्ट्रिल में एयर टकराता है, सॉरी हेयर में एयर टकराता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, टिनी टिनी पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण जो भी चीजें होती हैं, वो सब क्या होते हैं, हेयर में टकरा के वो बेट से क्या होता है, चिपक, जो गीलापन होता है उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है। तो गीलेपन से, हाँ, तो चिपकने की वजह से क्या होता है, आप लोग का ये चेंज नहीं हो रहा है क्या, डिस्प्ले, डिस्प्ले अभी, अच्छा हम पढ़ा आगे रहे हैं, आप लोग का डिस्प्ले नहीं चेंज हो रहा, अभी बताना थोड़ा सा, चेंज हुआ क्या। ये तो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आपका डिस्प्ले चेंज नहीं हो रहा है, मेरी स्क्रीन पे, दोनों स्क्रीन पे अलग अलग दिख रहा है। एक मिनट, मैं इसको रिमूव करके फिर से अटैच करता हूँ। हाँ, अभी भी नहीं चेंज हुआ। ओके, सिर्फ आप इशू आपकी साइड में आई थिंक है इंटरनेट का, लेकिन मेरे को इधर से शो होता है ना कि दोनों स्क्रीन पे क्या चल रही है। चेंज हो गया। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पॉइंट पे, अभी दिखा क्या। हाँ, एक बार आप लोग रीड कर लो, क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ा चुका। अभी हम नोस्ट्रिल पे हैं। नहीं, नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल हम पढ़ा रहे हैं अभी। चलो, तो हेयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, टू लंग सिस्टम होता है। यहाँ पे दो लंग मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देयर आर द अटैच्ड सिस्टम ऑफ द ट्यूब, जो कि एक ट्यूब से जुड़ा होता है, जो बाहर की तरफ ओपन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। ये दोनों दोनों हमारे जो पार्ट्स हैं, जिसको नाक बोलते हैं, ये जो बाहर ओपन है इसको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। इसके कुछ मेन पार्ट्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा नोस्ट्रिल है। नोस्ट्रिल क्या करता है, nostril is the convert from the nasal passages. Now, the inner lining of the nostril lined by air and remain wet. जो क्या होता है, lined by air होता है, और जो भी बचता है उसमें क्या होता है, wet रहता है, मतलब गीला गीला रहता है। और इन दोनों का मेन वर्क क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो जो हमारी हमारे नाक से, जो हमारे नोस्ट्रिल से एयर एंटर करती है, तो उसमें बहुत सारे धूल के पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे टीनी स्पॉट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो कि क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ
मैक्सिमम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हमारे नोजल के हेयर से टकरा जाती है, और जो टकराती है और कुछ क्या होती है वेट पार्टिकल्स जैसे क्योंकि एयर जाएगी तो नोजल के अंदर उनकी सरफेस से टच होती हुई जाएगी। जब वो टच होती है तो वहां पे वेट पार्टिकल से भी धूल क्या होती है, चिपक जाती है। तो मैक्सिमम ऑफ एयर क्या होती है, फिल्टर हो जाती है। फिर भी कुछ एयर क्या होती है, फिल्टर नहीं होती है। क्यों? जैसे कि अगर आप किसी धूल वाले पार्टिकल बोले धूल वाले प्लेस पे अगर आप ज्यादा देर तक रहते हो, तो वहां पे लगातार डस्ट 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 आती रहती है। तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि जो आपका वेट एरिया है वो भी क्या होता है, उस डस्ट पार्टिकल्स की वजह से सूख जाता है। क्योंकि डस्ट उस पे चिपकता जाएगा, एक टाइम आएगा कि वो सूख जाएगा। अब इसके बाद जितनी भी आप ब्रीदिंग करोगे तो उसमें सारे डस्ट पार्टिकल आपके अंदर लंग के पास जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल बंद कर देंगे भाई। अब अभी ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो कि जैसे कि आप थोड़ा सा वेट एरिया ले लो, कोई चीज वेट कर लो, उसमें थोड़े थोड़े धूल गिराना शुरू करो, तो एक टाइम आएगा उसमें धूल रुकना बंद हो जाएगी ना। तो क्या होगा, अगर कितनी देर तक थोड़ा सा अगर ब्रीथ करना रोकोगे उसके बाद जाके वो वेट होगा। जब अगर ब्रीथ करना रोक लिए तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, दैट मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दोनों सिचुएशन है। इस वजह से क्या होता है कि डस्ट डस्ट एरिया में जहां पे हमारे पास डस्ट धूल ज्यादा उड़ रही हो, वहां पे हमको क्या करना, मास्क यूज कर लेना चाहिए। कभी भी ऐसा मास्क यूज करके अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है, तो क्या मास्क जब लगाओगे तो दोनों नोजल के पास वहां पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाता है। जो नॉस्ट्रिल के पास क्या होता है, ब्लैक स्पॉट हो जाएगा जब आप मास्क करो, परमानेंट मास्क यूज करो। कभी भी ध्यान दो ना, जो आपका नॉस्ट्रिल एरिया होता है, नॉस्ट्रिल एरिया के सामने आपकी धूल इकट्ठा हुई रहती है, वहां पे ज्यादा गंदा हुआ रहता है। आउटर साइड में, इनर साइड में बेटर रहता है, आउटर साइड में क्या होता है, धूल इकट्ठा होता है। उसका रीजन क्या होता है कि ये मास्क की वजह से भी फिल्टर हो जाता है। कुछ चीजें मास्क मास्क से इंटर नहीं हो पाती, कुछ पार्टिकल्स बड़े होते हैं जो मास्क से इंटर नहीं होते हैं, लेकिन जो वहां भी इंटर होने के बाद नोजल में जाते हैं तो वेट एरिया में इंटर कर जाते हैं, वहां पे चिपक जाते हैं। लेकिन जब वेट एरिया भी सूख जाता है आपका, और क्या बोलते हैं, जो आपके हेयर्स हैं वो भी क्या होते हैं, पूरा डिप हो जाते हैं धूल के कण से, तो तब हमारे पास डस्ट अंदर जाना शुरू होती है, जो हमारे लंग में जाके इन्फेक्ट करती है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल नहीं। हमें। हाँ। नहीं, दिल्ली तो आई थिंक हमको लगता है कि मास्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क वहां पे होना बहुत जरूरी हो गया है। मैं हाँ, गुड़गांव रह रहे हो। वैसे मैं दिल्ली क्या बोलते हैं, जब मैं 2017 में दिल्ली था, जब मेरा पीजी चल रहा था 18 में, पीजी चल रहा था, तब भी दिल्ली की वही सिचुएशन थी। विदाउट मास्क आप वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकते थे, रन नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली से लेके हर जगह की वही सिचुएशन थी, जबकि हम लोग सिर्फ आईआईटी दिल्ली पे थे, आईआईटी में ही। तो वहां पे क्या सिचुएशन थी, जितना नेचर वहां पे बहुत अच्छा है, फिर भी अगर आप मास्क नहीं यूज करते हो तो दैट मीन्स वहां पे बहुत प्रॉब्लम थी। ठीक है, वो घर से पेरेंट्स का सजेशन होगा, भाई आप मास्क लगा के रखो। बट इतना ज्यादा भी मास्क नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा मास्क भी हमारे लिए नुकसानदायक है। नहीं, इतना ज्यादा मास्क यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा मास्क यूज करना भी हार्मफुल है। और बिल्कुल ना यूज करना भी हार्मफुल हो गया आज के टाइम पे ना। बहरहाल पहले के टाइम पे नेचर अच्छा था तो ऐसा कुछ नहीं था। बट आज के टाइम पे क्या है कि मास्क पहनना जरूरी है। जब आप ट्रेवल कर रहे हो, जब आप बाहर ओपन एटमॉस्फियर में हो, तो मैक्सिमम कोशिश करो कि आप मास्क का यूज करो। रीजन क्या है कि धूल धूल से हम बच जाएंगे। रीजन क्या है, आज के टाइम में इतने ज्यादा कार्बन कार्बन पार्टिकल्स, मतलब जो गाड़ी से धुआं निकलता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन मोनो होते हैं। और अलग से अर्थ पे पड़ने वाली जो धूल रस्ट क्रस्ट है, सारी चीजें उड़ती रहती हैं, तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में हाई स्पीड एयर जब रन करती थी तभी ऐसा होता था, अदरवाइज एयर में मिनिमम, मतलब निग्लिजिबल टाइप के क्या होते थे, आपके धूल के कण होते थे। आज के टाइम में मैक्सिमम हो चुके हैं। तो ट्रेवल, हाँ, तो कोशिश करना चाहिए कि जब हम बाहर निकले तो कोशिश करें कि हम मास्क यूज करें, लेकिन परमानेंट ना यूज करें, कमरे में बैठे तो ना यूज करें। अगर कोई कहीं पेशेंट के पास है तब यूज करें।
ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ी सी केयर रखनी है, बाकी अब इतना ज्यादा भी नहीं यूज करना चाहिए। चलिए अगला, अगला आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। आपका फेरनेक्स। फेरनेक्स क्या आपका है? बोला गया इट इज द ट्यूब लाइक अ स्ट्रक्चर विच इज कंटिन्यूअस आफ्टर द नसल पैसेज। नसल पैसेज के बाद एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कंटिन्यू होता है। अगला क्या है? लाइनक्स। दिस पार्ट कम आफ्टर द फेरनेक्स। फेरनेक्स के बाद का पार्ट होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। बहरहाल वॉइस बॉक्स आपको शायद क्लास 9th में ही पढ़ा दिया गया होगा, वॉइस बॉक्स क्या होता है। हाँ, वोकल कॉर्ड, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ा दी गई, कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा, वो सारी चीजें। हम्म, हाँ ठीक है। तो फेनेक्स और लाइनेक्स हो गया आपका। अगला क्या है आपका? ट्रैकिंग। दिस इज द कंपोज ऑफ द रिंग ऑफ द कार्टिलेज कार्टिलेजियस कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिंग इन द absence ऑफ एयर। ये क्या होता है? absence ऑफ एयर में क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, इसका वर्णन क्या होता है? जब absence ऑफ एयर होता है तो कोलैप्स हो जाता है। अगला क्या है? ब्रोकली। अ पेयर ऑफ द, सॉरी ब्रोकली बोल रहे हैं, ब्रोंकी। a air of the bronchi come out the trace with the bronch going to the each lung। क्या बोला गया? a pair of bronchi come out from the trachea with one branch going to the each lung। हर एक के साथ क्या होता है? पेयर में होता है। bronchioles ब्रोंकस डिवाइड इनटू द ब्रांचेस एंड द सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग। ये क्या होता है? लंग के अंदर में और बाहर सब क्या होता है? कुछ पार्ट में डिवाइड होता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़ाई जा चुकी पीछे क्लास में, आगे भी डिस्कस करेंगे। अगला क्या है? एल्वोली। एल्वोली क्या आपका क्या है? These are air sacs the in the bronchus. The alveolus of the composed of the very thin membrane। क्या होता है? Very thin membrane and it's the place where the blood capillaries open। क्या बोला गया? It is the place where blood capillaries open। कहाँ पे होता है? जहां पे blood capillaries open हो रही होती है। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। दिस इज द alveolus where the oxygen mix। ये क्या होता है? एल्बुलस होता है जहां पे ऑक्सीजन क्या होता है? मिक्स होता है विथ द ब्लड। किसके साथ? ब्लड के साथ। दिस इज द एल्बुलस। उसको क्या बोलते हैं? एल्बुलस बोलते हैं जहां पे ऑक्सीजन मिक्स होता है किसके साथ? ब्लड के साथ। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट फ्रॉम द ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होती है? एग्जिट होती है ब्लड से। बात समझ में आई? तो एल्बुलस कौन सा एरिया होता है? जहां पे ऑक्सीजन मिक्स होता है, जहां पे ऑक्सीजन क्या होता है? मिक्स हो रहा होता है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव हो रहा होता है। द एक्सचेंज द exchange of gases in the alveoli take place due to the pressure differential। प्रेशर डिफरेंशियल ये क्या है? अच्छा ठीक ठीक ठीक। टेक प्लेस, यहाँ पे थोड़ा सा शायद ये कट गया है। एक मिनट। ये आप क्लियर हुआ ना? टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेशर। हाँ बोलो। आप लोग का स्क्रीन भाई, इंटरनेट थोड़ा सा ध्यान दो। इंटरनेट अभी मेरे साइड तो वही दिख रहा है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट फिर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। आप लोग का इंटरनेट बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बैरी कर रहा है आज आई थिंक। चलो अभी है। ओके। तो इन द एल्वेoli टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेशर एंड डिफरेंशियल। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट हमारा इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या? देयर इज द एसेस ऑफ द एंड ऑफ द ब्रोंक्लिस। मेन आपका पॉइंट, थिन वेरी थिन मेम्ब्रेन, ब्लड कैपिलरीज ओपन जहां पे होती है। एल्बुलस उसको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीजन मिक्स और क्या बोलते हैं? ब्लड ब्लड किसी में होता है? ब्लड में, और ऑक्सीजन एग्जिट फ्रॉम द ब्लड, उसको क्या बोलते हैं? एल्बुलस बोलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है। एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा होगा जिसमें से आपके नोजल के पास उसको क्या बोलते हैं? नसल पैसेज, जो आपका एरिया होता है। माउथ कैविटी, फेरनेक्स और लाइनेक्स यहाँ पे है। यहाँ पे ये आपका एरिया, जिसको ये एरिया बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद आपका रिंग ऑफ द कैपिलरीज है। बाकी अभी कैपिलरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है।
कैपिलरीज के बाद आपको यहाँ पे देखो, ये लंग्स हैं, ये भी लंग्स हैं आपके, लंग दोनों है, लंग। रिप्स आपके हैं, जो जिसके अंडर में क्या होता है, कवर्ड रहता है रिप्स। ठीक। और अभी इसमें तो पूरा ब्लैकिश कलर का है, हमको कलर्ड प्रिंट इसमें डालना चाहिए था। ब्रोकी, ब्रांकुलस, एबलर सैक, ये सारी चीजें इसमें शो नहीं हो रही हैं। बट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे पीडीएफ सही शायद इन्होंने सही से इनबिल्ड नहीं किया इसमें कलर्ड। हाँ, डायग्राम इसका आता भी है, बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। 3-4 मार्क्स के अंडर का ही होता है। रिवीजन क्या है, इसके साथ क्वेश्चंस भी रहेंगे ना, क्या हुआ आप लोग की स्क्रीन? भाई क्या प्रॉब्लम है आप लोग के साथ? आई थिंक अभी प्रॉपर होना चाहिए। हम्म, चलो ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। हाँ, हम लोग आगे। नहीं, बोर्ड्स में कलर नहीं कर सकते, हमको क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाना रहेगा। पेंसिल का ही यूज करना है। हाँ, पेंसिल का। नहीं, कलर आपको नहीं करना है। नहीं, अलाउ तो रहता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन कलर करने में हमारा टाइम जाएगा, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि पेंसिल से ही डॉटेड क्लियर करेंगे। और बेसिकली हम क्योंकि ऐसा डिफिकल्ट फिगर नहीं आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे लंग बीच में दिख रहा है, लंग का फिगर आ सकता है, एल्वेली का फिगर आ सकता है, या फिर क्या बोलते हैं, हार्ट स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, या नोजल कैविटी के बारे में पूछ लिया। ठीक है, जैसे देखो आपका एक स्ट्रक्चर। हाँ, हो सकता है आपका ऐसा स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए, एक आपका ब्रीदिंग ब्रीदिंग मैकेनिज्म का पूछ लिया जाए, या फिर देखो आपका हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए। तो एक एक सिंगल सिंगल पूछे जाएंगे, आपका ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा फुल नहीं पूछा जाएगा ना। देखो, प्री बोर्ड्स का मतलब एक टाइप का बॉडी है ना। रिपोर्ट्स आपके हो रहे हैं तो टीचर क्या करेगा, कोशिश करेगा आपके सारे चैप्टर कवर किया जाए। और सारे चैप्टर कवर होने का सेंस क्या हुआ कि आपका एक एग्जाम पैटर्न, अगर उन देखो सिंपल सी बात है, डिपेंड करेगा टाइम पीरियड पे, अगर वो 1 आवर का 2 आवर का लेते हैं। देखो, प्री बोर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर तो कुछ और है ना। उसके बारे में हम ऑनलाइन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको किसी स्कूल के बारे में कुछ नहीं कहना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर उसका कुछ और है। बट स्कूल वाले अपने हिसाब से सब उस चीज को कंडक्ट करते हैं। प्री बोर्ड ये भी डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। बत- मैंने बताया ना, वो भी स्कूल पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनके अंडर में सारा कुछ होना होता है, तो वो अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। ठीक है। नहीं, कहाँ कम है भाई, आप पूरा ईयर पढ़ रहे हो, अगर इसमें भी आपको कम लग रहा है, दैट मीन्स आपने तैयारी नहीं किया। देखो, बोर्ड एग्जाम में गैप होने का रीजन ये नहीं होता कि आपको ध्यान में रख के गैप दिया जा रहा होता है। सब्जेक्ट के सीक्वेंस होने की वजह से आपको गैप मिलता है। अगर वहां पे सिर्फ यही इतने एग्जाम होने हो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और ये सारी चीजें जो आपके 5-6 सब्जेक्ट चलते हैं, यही इतने एग्जाम्स होने हो, तो आपके कंटिन्यू लगा देगा बोर्ड। अगर आप बैचलर में आओ, जब आप क्या बोलते हैं, बैचलर डिग्री पे आते हो, अंडर ग्रेजुएट में आते हैं, तो जब सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा होता है, वहां पे मैक्सिमम ऑफ टाइम क्या होता है, कंटिन्यू एग्जाम लग जाते हैं ना। कि रीजन क्या होता है, वहां पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लो मैथ का पेपर है, तो मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिर सबका मैथ्स ही लगा है। अब क्या हुआ, फर्स्ट डे सबका मैथ्स ही लग गया, सेकंड डे अब फिजिक्स वाले हैं तो फिजिक्स वालों का फिजिक्स का एग्जाम होना है ना। केमिस्ट्री वाले हैं तो केमिस्ट्री का एग्जाम होना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पीसीएम होता है, फाइनल ईयर में जाके एक सब्जेक्ट छोड़ के 2 सब्जेक्ट हो जाता है, और जब हम पीजी में पहुंचते हैं तो सिंगल सब्जेक्ट हो जाता है, और सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के 5-6 पार्ट्स हो जाते हैं। अब वहां पे आपकी जो
वहां पे जो भी एग्जाम्स होंगे वहां पे कंटिन्यू हो जाते हैं। रीजन क्या है कि अब यहाँ पे कोई डिवीजन है ही नहीं ना। तुम्हारा मैथ्स होना मतलब मैथ में तुम्हारे 5 पेपर्स होने हैं, 5 एग्जाम आपके देने हैं। हाँ बिल्कुल होता है। होता है और होगा भी। आप लोग आगे आगे हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपके साथ भी ऐसा होना है। नहीं तो हाँ, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब जैसे आप साइंस सिस्टम में इंटर करोगे तो साइंस सिस्टम में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है आपके। बायोलॉजी के जो पार्ट्स हैं वो है, केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं, फिजिक्स के पार्ट्स हैं, मैथ्स के पार्ट्स हैं ना। और कुछ आपके होम साइंस के भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस तरह से दो जो भी साइंस की कैटेगरी में आते हैं, साइंस की कैटेगरी थोड़ी सी लिमिटेड है। तो वो क्या होते हैं, तो कैंटीन एग्जाम हो जाते हैं। साइंस के दो पार्टीशन है। आप क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बायोलॉजी साइड में जाओगे तब भी साइंस ही काउंट किया जाएगा, और मैथ साइड में आओगे तब भी आपको क्या बोलते हैं, साइंस काउंट किया जाएगा। साइंस अगर लेना, हाँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रिसीव कर लेना है मैथ्स के प्लेस पे। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बस यही होता है कि बायोलॉजी और मैथ एक साथ नहीं ले सकते बस। हाँ, अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो ऐसा शायद पुराने में था, एनईपी में ये भी हो गया है कि आप दोनों पढ़ सकते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें ये भी हो गया, ऐसा आप दोनों पढ़ सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। नहीं, स्कूल मस्ट नहीं है कि स्कूल समझाए। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बेस्ट एरिया क्या है, आप बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ कर सकते हो, या अपनी एबिलिटी से अपने ब्रेन से आपको खुद थॉट करना पड़ेगा कि हमको कौन सी फील्ड में जाना है, आगे हमको क्या आगे करना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको करना क्या है। पहले तो हमारा गोल फिक्स हो कि हमको आगे मतलब आगे का जो एजुकेशन करना है अपने गोल के अकॉर्डिंग करना है। मान लो अगर हमको सिविल सिविल में जाना है तो सिविल में जाने के लिए हमको क्या करना बेस्ट रहेगा कि हमारे लिए हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की तरफ मूव कर जाए। अगर हमको क्या बोलते हैं हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व होना है या साइंस की स्ट्रीम में इन्वॉल्व होना है, तो हम कोशिश करें कि हम पीसीएम में रह जाए या पीसीबी में रह जाए। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो इसमें रह जाए। या अगर आपको क्या बोलते हैं बैंकिंग साइड में, अकाउंटेंसी साइड में जाना है तो कोशिश करें हम कॉमर्स में इन्वॉल्व हो जाए। बेस्ट रहेगा कि आप साइंस रहो। हाँ, बेस्ट रहेगा कि आप साइंस रहो। रीजन क्या है कि जब साइंस पे आप रहते हो तो साइंस एक पहली बात एनडीए के सिलेबस में आई थिंक, जहां तक हमको पता है तो वहाँ पे साइंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश शायद 4 ही पेपर आते हैं, थोड़ा सा जीएसजी के भी होता है। और इंग्लिश भी शायद इन्वॉल्व रहता है, इतना चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ब्रीफ इंफॉर्मेशन उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। बट जहां तक मेरे को जानकारी है कि इतनी चीजें हैं उसमें। तो आपको बेस्ट हेल्प मिलेगा आपको यहाँ से, अगर एनडीए की तरफ मूव करना है तो। हम्म। साइंस क्या होता है कि साइंस लेने से बेनिफिट्स हमारे, अगर ट्वेल्थ तक, मैं बेसिकली सीबीएसई में 12th तक आपको साइंस और चीजें पढ़नी है, मैथ या फिर बायोलॉजी से पढ़ना ही रहता है। एक ही चीज छूटता है, या तो बायोलॉजी छोड़ दो तो मैथ छोड़ दो। तो यहाँ पे बस मैथ्स का क्या होता है, बेसिक और एडवांस हो जाता है थोड़ा सा। ये इतना डिफरेंस शायद होता है। तो उसके बाद आप जो भी स्ट्रीम चेंज करोगे बैचलर से चेंज करोगे। हाँ, अगर आप साइंस से हो तो स्ट्रीम चेंज करना आपके लिए आसान है, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी में एंटर कर गए तो आपके लिए स्ट्रीम चेंज करना डिफिकल्ट है। हाँ, साइंस में इंटर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन सिर्फ क्या बोलते हैं डॉक्टरेट एरिया से नहीं कर सकते, मतलब बायोलॉजी से नहीं कर सकते। साइंस में इंटर करने से सिर्फ बायोलॉजी से नहीं कर सकते, बाकी आप कॉमर्स ले सकते हो, आप आर्ट साइड में मतलब हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के साइड में जा सकते हो, कॉमर्स में इंटर कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में इंटर कर सकते हो। मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाला स्टूडेंट किसी भी साइड मूव कर सकता है, सिवाय बायोलॉजी के। क्योंकि वो डॉक्टर, हाँ वो डॉक्टर की तरफ नहीं मूव कर सकता, डॉक्टर बनने की तरफ। बाकी आप किसी भी तरफ मूव कर सकते हो, जो बेस्ट चॉइस आपको लगे उस साइड आप इन्वॉल्व हो जाओ।
लेकिन अगर आप पीसीएम को छोड़ के या पीसीबी को छोड़ के किसी नजर से होते, जैसे आप कॉमर्स से हो गए, तो कॉमर्स वाले के लिए कुछ बाउंड्रीज हो जाती हैं, फिर अब वो उनको मैथ्स की जोन में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, वो थोड़ा सा अकाउंटेंसी की साइड में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ग्रेजुएशन बेसिस पे उनको कंप्यूटर साइंस में इन्वॉल्व कर लिया जाए। ये एक दो वे मिलते हैं। हिस्ट्री सिविक्स वालों को हाँ कम हो जाती है, इसीलिए बेस्ट बेस्ट साइड माना जाता है कि आप 12th तक कम से कम साइंस ही रहो। अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है तो बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12 तक पढ़ो। क्या करना था? तो नॉन मेडिकल करोगे तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, क्योंकि अगर आपको नॉन मेडिकल जाना है तो मैथ की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। हम्म। नहीं होता तो है, बट क्या है कि मैथ्स की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है, ऐसा नहीं मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्या है कि अगर हम नॉन मेडिकल जा रहे हैं तो मैथ्स की रिक्वायरमेंट हर जगह है और अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है। मेडिकल में भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ोगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, वहां पे मैथ्स की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है। बट ब्रॉड सेक्शन पे आपको अगर मेडिकल्स में नहीं जाना है तो आपको मैथ्स मस्ट रहेगा, तो आप कोशिश करो कि मैथ्स पढ़ो। मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा। और बाकी लोग कुछ लोग छोड़ देते हैं, बाद में हमको मैथ्स उतना पढ़ना पड़ जाता है। तो बेस्ट हमारे लिए यही है कि हम बेसिक से पहले से लगे रहे, थोड़ा थोड़ा सीख रहेंगे, आगे जा के आसान हो जाएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि बहुत अच्छे परसेंट आए तभी हम मैथ्स पढ़ें। हाँ अगर आपको नॉन मेडिकल जाना है, मेडिकल नहीं जाना है, सिंपल सीधी सी बात है, वन वर्ड में आप पीसीएम को हमेशा चॉइस किसको रखो, पीसीएम रखो। पीसीएम चॉइस रखने के हमारे पास मल्टीपल वेज ओपन रहते हैं। अगर हमको आगे मतलब 12th के बाद हमारा मन पीसीएम में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है या साइंस स्ट्रीम में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, तो हम किसी भी स्ट्रीम को आसानी से चूज कर सकते हैं। रीजन क्या है कि मैथ्स मैथ्स के दम पे हम किस में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के हेल्प से हम किसी अनदर स्ट्रीम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और साइंस होने की वजह से, क्योंकि आप 10th में क्या बोलते हैं सोशल साइंस पढ़ रखे होते हैं, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, यमिम दैट मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट, जिसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी होती है, उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं होती है। हाँ। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, हम लोग टॉपिक से भटक जाते हैं कभी कभी। चलो इसको देखते हैं। तो क्या है आपका पॉइंट, यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले शो हो रहा होगा, यहाँ पर भी वही सेम चीजें हैं जो पीछे हम लोगों ने देखा। क्या है, पैसेज ऑफ द एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। जितना चीजें मैंने अभी तक पढ़ा उसी का एक सीक्वेंस दिया गया है, कि पहले क्या हो, नोस्ट्रिल है, फिर नजल पैसेज है, फिर नजल कैविटी है, फिर फाइनेक्स है, लाइनेक्स है, टेरिका, ब्रोकी, लंग्स और ब्रैकल्स और द एल्वेलर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहता है, ब्लड कैपिलरीज आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा, डिस्कस किया इसके बारे में कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व होता है और किसके बाद किसका सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस मैंने यहाँ पे शो किया है। ये सीक्वेंस आपका है, इस तरह से सीक्वेंस में सारे ऑर्गन हमारे क्या होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब जो यहाँ पे ब्रांकुल्स है, इसमें क्या होता है, एल्वोलीज होती हैं, जहां से हमारा क्या होता है, ब्लड से ऑक्सीजन और वो सारी चीजें हैं, अलग हो रही होती है, मिक्स हो रही होती हैं, अलग हो रही होती है, इन्हीं के थ्रू अलग और मिक्स हो रही होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म से हमारे क्वेश्चन एक दो नंबर के पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ द लंग कंट्रोल्स बाय द, क्या है, डायफ्राम, क्या लिखा है, डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल्स मसल्स। किसके किसके बीच में, इंटरकॉस्टल्स मसल्स और द डायफ्राम्स के बीच में होता है। द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, इन दोनों के द्वारा कंट्रोल हो रहा होता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहां से पूछे, वन वन नहीं, 1 मार्क्स के दोनों मिक्स करके आते हैं, कि किसके द्वारा कंट्रोल होता है हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म, इन दोनों के द्वारा। द डायफ्राम्स इज द मेम्ब्रेन which separated the thoracic chamber from the
एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, कहां पे होता है? फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी से होता है। क्या डिफरेंस? द मेम्ब्रेन, क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी के। तो देखो यहाँ पे फिगर बना हुआ, एक्सलेशन इनहेलेशन। जब इनहेल करते हैं, जब हम निकाल एयर को छोड़ रहे होते हैं, एयर मूव इन। जब एयर मूव करती है तो क्या होता है? रिप्स मूव आउट। रिप्स क्या होता है? मूव आउट होते हैं। डायफ्राम मूव फ्रॉम, मूव डाउन, ये क्या होता है? डाउन की तरफ, डाउन मूव होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका? डायफ्राम मूव अप, ये क्या होता है? अप के ऊपर की तरफ मूव होता है। दैट मीन्स नीचे की तरफ आता है, थोड़ा सा स्पेस जनरेट होता है। जैसे हम क्या सांस लेते हैं तो हमारा क्या होता है? स्टमक की साइड में, चेस्ट साइड में थोड़ा सा अप डाउन हो रहा होता है। तो उसका मेन प्रोसेस यही है, जिसकी वजह से अप डाउन हो रहा होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट आप क्या क्या है? व्हेन द डायफ्राम मूव डाउन, द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर इज इनहेल। जब इनहेल करते हैं तो क्या होता है? मूव डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक थोड़ा सा ऊपर उठता है। व्हेन द डायफ्राम मूव अप, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर एक्सहेल्ड। तो क्या होता है? लंग्स क्या हो रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वही क्या होता है? हमारा स्टमक डाउन होता है। तो हम सांस लेते हैं तो हमारा स्टमक अप डाउन अप डाउन अप डाउन शो हो रहा होता है। उसका मेन रीजन होता है कि जो आपके चेस्ट के पास तक हमारा कहता है रिप्स बोन्स होते हैं, रिप्स के नीचे ही हमारा स्टमक होता है। तो उसका इफेक्ट रिप्स पे ना दिखाई दे के हमको कहाँ दिखाई दे रहा था? स्टमक पे दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि हम स्टमक पार्ट आउटर में पूरे को स्टमक पार्ट मानते हैं, जबकि हमारा स्टमक एक छोटा सा एरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर में। बट हम बाहर से जो मानते हैं, अपनी बॉडी पे जो मानते हैं, वो पूरा स्टमक पार्ट ही मानते हैं। तो पूरे स्टमक में, स्टमक के ऊपर ये चीजें हमको देखने को मिलती है। क्लियर नाउ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमारा क्या है? इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग दो पार्ट्स हमने यहाँ पे समझे। ड्यूरिंग द इनहेलिंग, द थोरैकिक कैविटी एक्सपैंड। जस्ट अभी पीछे मैंने इसके बारे में पढ़ा। एक्सपैंड होता है, यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिप्स लिफ्ट अपवर्ड, रिप्स क्या होती है? लिफ्ट अपवर्ड होती है। यहाँ पे रिप्स क्या होता है? डाउनवर्ड लिफ्ट होती है। ओके, बिकम फ्लैट इन द शेप, ये क्या होता है? फ्लैट शेप में हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है? बिकम द डॉम शेप्ड, यहाँ पे डॉम शेप्ड में हो जाता है। क्लियर नाउ? वॉल्यूम ऑफ द लंग इंक्रीज एंड द एयर एंटर द लंग। इसमें क्या होता है? जब इनहेल करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द लंग क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ द लंग क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। आपको मैकेनिज्म अगर आपसे पूछा जाता है तो बहरहाल मैकेनिज्म में इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, इसमें से ब्रेक कर करके पूछी जाएंगी। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है हमारे कैविटी में? डायफ्राम बिकम फ्लैट, फ्लैट शेप किसमें होता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। रिप्स अपवर्ड कब मूव करेगी, डाउनवर्ड कब मूव करेगी? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कब करता है लंग का, या वॉल्यूम डिक्रीज कब करता है लंग का? ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। या फिर डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन पूछ लिया जाएगा, 2 मार्क्स का। डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन पूछ लिया जाएगा, 2 मार्क्स का। तो इसमें आपको ये 4 पॉइंट दोनों आपको लिखने होंगे। क्लियर नाउ? ओके, डन। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। Human being, like the other multicellular organism, need regular supply of food, oxygen, etc. ध्यान से देखना, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ट्रांसप्लेशन इन द प्लांट्स। हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग और प्लांट दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। किसकी? रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड और ऑक्सीजन की होती है, ईटीसी और भी चीजें हैं। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हो इसको, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम को। क्लियर नाउ? तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा हो, क्या हो रहा हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। The circulatory system is the responsible for the transport of the various substance in the human being। क्या बोला गया? सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हो, इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ट्रांसपोर्ट द वेरियस सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन, फूड, एंजाइम्स, जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही होती, उन सबका टोटल जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर होती है, जो ह्यूमन बीइंग में हो रहा होता है।
It is composed of the heart, arteries, veins and the blood capillaries. ये क्या क्या कंपोज किसके किसका कंपोज करता है? हार्ट होता है, उसमें आर्टरीज हो रही होती है, वेन्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, ये सब मिलके काम कर रहे होते हैं। ब्लड प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर ऑफ द सब्सटेंस। ब्लड जो होता है ये किसका रोल करता है? कैरियर ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस को कैरी करके सबके पास तक पहुंचाने का एक सिस्टम होता है, एक हेल्प कर रहा होता है। तो आपको क्या लगता है ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लड इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड एक ऐसा लिक्विड होता है हमारी बॉडी का, जो जितने भी सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, ऑर्गेनिज्म को, उन हर जगह पे क्या करता है? अपने आप में खुद में डिसॉल्व करके सबको क्या करता है? सप्लाई पहुंचा रहा होता है। ठीक है, तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है? ब्लड प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के कैरियर का काम करता है, मतलब उनको ढोने का काम कर रहा होता है। ओके। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हार्ट, हार्ट के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है विच इज कंपोज ऑफ द कार्डियक मसल। जो कि किसका होता है? कंपोज ऑफ द कार्डियक मसल्स। जिस मसल्स से बना होता है उसको हम कार्डियक मसल्स नाम देते हैं, उसको कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा स्ट्रेच और क्या बोलते हैं, कंप्रेस दोनों होने होने पे उसमें डैमेज निग्लेजिबल होता है, इसलिए उसका स्पेशल नाम रखा गया है कार्डियक मसल। ठीक है। इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन फिट द इनसाइड द एडल्ट रिस्ट। द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। ये क्या बोलता है? एक स्मॉल छोटे साइज में होता है, ए फिट इनसाइड द एडल्ट रिस्ट। एडल्ट के रिस्ट के इनसाइड में क्या हो सकता है? फिट हो जाता है। हार्ट का काम क्या होता है? पंप, एक किसकी तरह यूज किया जाता है? पंपिंग ऑर्गन की तरह यूज होता है, जो कि क्या करता है? ब्लड को पंप कर रहा होता है। अगला क्या है? द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज ऑफ द फोर चैम्बर्स। फोर चैम्बर में कंपोज होता है, जैसा कि आपके राइट एट्रियम, आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टियम। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा रोल ये डिफाइन करते हैं ये चार के चारों, कि ब्लड कहाँ से आता है, कैसे जाता है, किस हिसाब से ये पूरा का पूरा आइसोलेट हो रहा होता है, किस तरह से इनका पूरा ट्रांसफर हो रहा होता है, इसके बारे में ये चारों बहुत अच्छा वर्क कर रहे होते हैं। अगला क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टरीज से, आर्टरम से और वेंट्रिकल से। इनमें इनका वर्क डन, मतलब वर्क पूछा जाता है कि काम क्या कर रहे होते हैं। अगला क्या है? सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स कॉल्ड द सिस्टोल एंड द डायस्टोल क्या बोलते हैं? जब हम क्या करते हैं? डायस्टोल, दैट मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जब रिलैक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हम यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कल से डिस्कस करेंगे। कल आपको क्या बोलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए, मिल जाएगी या आज ही मिल जाएगी, जैसा भी रहेगा। ठीक है, आपकी क्लास की, तो आपकी क्लास मैक्सिमम टाइम होने वाली है 1 वीक के लिए। ठीक है। हाँ, साइंस और मैथ्स के दोनों भेज देंगे।